हेलो एवरीवन। तो आज हम इन सेल से रिलेटेड टॉपिक पर बहुत सारे पीवाईक्यूज की प्रिपरेशन करने वाले जो एक्चुअल बोर्ड्स में आ रखे हैं। अब सबसे पहले हम कंसेप्ट रिवाइज करेंगे एंड वो भी सिर्फ उतना जितना पढ़ने की ज़रूरत है। कहने के लिए तो भाई देखो अभी आपका सिलेबस ना बहुत बड़ा है और आप दिन रात पढ़ोगे ना तो भी सिलेबस कंप्लीट होने में ना बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन बोर्ड्स पे 80-20% रूल होता है हमेशा और मोस्टली बच्चे यही गलती करते हैं। सब के सब एक्स्ट्रा 80% सिलेबस में लगे रहते हैं और जो 20% सिलेबस जिस पे आपको जो मोस्ट एक्सपेक्टेड वन होता है, जिस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उसी को या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर उसको उतना एफर्ट लगाकर नहीं पढ़ते जितना पढ़ना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मिनिमम रिक्वायर्ड कंसेप्ट रिवाइज करेंगे एंड आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि सिर्फ इतने कम कंसेप्ट्स को पढ़कर ही आपने इतने सारे सेल रिलेटेड जो एक्चुअल प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, उन्हें आप कितनी आसानी से ऐसे चुटकियों में सोल्व कर पा रहे हैं। ये वो टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेल ईएमएफ एंड सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो सेल देख लेते हैं। सेल क्या होता है? देखो जो सेल होती है ना वो दो चीज़ें होती हैं उसके अंदर। एक होता है उसमें इलेक्ट्रोड एंड एक होता है उसमें इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आप इसे अपनी केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होंगे। देखो जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये दो इलेक्ट्रोड्स पड़ी हुई होती हैं एंड एक लिक्विड इसमें इलेक्ट्रोलाइट डला हुआ होता है। ठीक है, अब जब भी सेल के अंदर सर्किट में हम करंट पास करवाते हैं तो ये जो सेल है ना वो हमेशा रेजिस्टेंस ऑफर करना स्टार्ट कर देता है। रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। और ये रेजिस्टेंस बनता कैसे है? ये जो इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनकी वजह से ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली क्रिएट होने लगता है जब भी हम करंट को सर्किट में पास कराएंगे। अगर कोई करंट पास नहीं हुआ मीन्स करंट की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो रेजिस्टेंस भी आपका जीरो रहेगा, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट नहीं होगा। जब हम करंट पास कराएंगे तो रेजिस्टेंस क्रिएट होगा, करंट पास नहीं कराएंगे रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं होगा। और रेजिस्टेंस क्रिएट करता कौन है? इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो कोई सेल कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करेगी वो डिपेंड करता है ये दोनों जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच में डिस्टेंस कितना है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, जो इलेक्ट्रोड्स हैं एंड ये इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनका नेचर कैसा है। थर्ड इज ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनका एरिया कितना है। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर कितना रेजिस्टेंस कोई सेल ऑफर कर सकता है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो क्लियर है? आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह से क्रिएट होता है एंड ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये तीन चीज़ आपको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिलेटेड समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। देखो इसका नाम सजेस्ट कर रहा है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी। टर्मिनल, सेल के टर्मिनल पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल यानी कि इलेक्ट्रोड्स, जो सेल की जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से लिखते हैं एंड बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमेशा आपका EMF से कम क्यों होता है। ठीक है, इसकी जो वोल्टेज है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वाली जो वोल्टेज है वो EMF की वोल्टेज से कम क्यों होती है। तो इसका रीज़न सिंपल सा ये होता है कि जैसे मान लो स्टार्टिंग में हम 20 वोल्ट EMF से प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है जब ये सर्किट में सप्लाई होगा तो वोल्टेज की वजह से करंट है, करंट आ जाएगा। अब वो करंट सर्किट के अंदर है एंड सर्किट के अंदर आपके पास सेल लगी हुई है। अब वो जो सेल है उस करंट की वजह से क्या करेगा? इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा और रेजिस्टेंस की वजह से कुछ वोल्टेज का ड्रॉप आ जाएगा। मान लो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से सेल ने 2 वोल्टेज पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। अब जो आपके पास टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, 20 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, दैट मीन 18 वोल्ट। तो ये आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये जो ड्रॉप आया है वो किसकी वजह से आया है? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, विच इज़ ऑफर्ड बाय दिस सेल। तो जैसे सेल आपका एक रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एक सेल रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, एक आपके पास हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, मान लो उसे कैपिटल R से लिख रहे हैं। तो सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस हो गया स्मॉल r प्लस कैपिटल R। क्लियर है? एंड जो हम वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको EMF की फॉर्मेट में दे रहे हैं, तो यानी कि V की वैल्यू हो गई E। तो करंट कितना होगा अगर पूछा जाए करंट कितना होगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी? देखो V इक्वल्स टू IR होता है, हमें ओम्स लॉ से पता है। ठीक है, V की जगह लिख दो EMF, I एज इट इज, R की जगह लिख दो ये टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड जो हम सप्लाई कर रहे हैं एंड ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो I की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? E/R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो इस तरीके से आपकी करंट की वैल्यू निकलेगी अगर आपके पास किसी सर्किट में सेल हो और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उस केस में I की जो वैल्यू होगी E/R प्लस R होगी। आपको समझ में आ गया होगा क्यों होगी।
अब मान लो जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसे हम स्मॉल r से लिख रहे हैं, ठीक है, एंड सर्किट के अंदर जो करंट है वो I है। तो बताओ इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना पोटेंशियल आया, पोटेंशियल बताना है हमें। तो पोटेंशियल इन दिस स्मॉल r विल बी आर आई। कैसे, v इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो I एंड r की जगह ही स्मॉल r हो गया, तो आर आई हो जाएगा। क्लियर है। तो मैं ये इतने छोटे छोटे फॉर्मूलाज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में जैसा आएगा हम अकॉर्डिंगली यूज़ कर लेंगे। चलो ये आपने इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल तो निकाल लिया। अगर आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो v की वैल्यू, तो वो कितनी होगी, वो होगी EMF जितनी हम प्रोवाइड कर रहे हैं माइनस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, यानी कि आर आई। तो एक फॉर्मूला आपका बन गया v इक्वल्स टू ई माइनस आर आई। क्लियर है। और यहाँ पे जो v है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि जब भी सेल या तो चार्जिंग स्टेट में हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी डिस्चार्ज वाली स्टेट में हो सकती है। तो जब भी चार्जिंग स्टेट में होगा v की वैल्यू हो जाएगी E प्लस आई आर, एंड जब भी डिस्चार्जिंग स्टेट में मतलब सेल यूज़ हो रही होगी तो उस केस में v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। छोटी सी चीज़ है ये आपको याद रखनी है। अब हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो कॉम्बिनेशन होते हैं सीरीज और एक होता है पैरेलल। तो देखो सीरीज के दोनों ही केसेस में ना, जब भी हम सेल की बात करेंगे तो आपको दो मेन फॉर्मूले दोनों ही केसेस में याद करने होते हैं, ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट। देखो मैं बताती हूँ, जितनी भी सेल होगी उन सब की अपनी अपनी EMF होगी, उन सब का अपना अपना इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो आपको इक्विवेलेंट मतलब टोटल EMF कितनी है सारी सेल के कॉम्बिनेशन के बाद, एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सारी सेल के कॉम्बिनेशन के बाद। तो इसीलिए उसको हम ई इक्विवेलेंट या आर इक्विवेलेंट से लिख लेते हैं। तो इन दोनों के फॉर्मूले क्या होंगे इन केस ऑफ सीरीज एंड इन केस ऑफ पैरेलल। तो इन केस ऑफ सीरीज ई इक्विवेलेंट रहता है आपके पास E1 प्लस E2, जो भी आपकी वैल्यूज होंगी अप टू EN, सिंपल एडिशन कर देंगे। और जब भी हम R इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो उसमें भी सिंपल हम R1 R2 ऐसे ऐड करते चले जाते हैं। क्लियर है। सीरीज का तो बहुत सिंपल है। जब हम पैरेलल की बात करते हैं ना, आपको इसमें ध्यान देना है। देखो E इक्विवेलेंट इन पैरेलल एंड R इक्विवेलेंट इन पैरेलल क्या रहता है, आप कैसे याद रखोगे। आपको बस सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, दोनों में नीचे R1 प्लस R2 कर दो, दोनों में R1 प्लस R2, और ऊपर क्या करना है, प्रोडक्ट दिखाना है। अगर R इक्विवेलेंट की बात हो रही है तो R का प्रोडक्ट दिखाएंगे, यानी कि R1 R2। तो ये हो गया फॉर्मूला R इक्विवेलेंट का। E इक्विवेलेंट में देखो इतना तो सेम ही है, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा E1 प्लस E2। अब देखो E1 के साथ आ जाएगा R2 और E2 के साथ आ जाएगा R1। तो ये बन गया फॉर्मूला आपका E इक्विवेलेंट का। क्लियर है। इन केस ऑफ पैरेलल तो इस तरीके से आप इन दोनों को याद रख लेना। अब बस एक फॉर्मूला और देखना, उसके बाद हम क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो सीरीज एंड पैरेलल दोनों ही सेल के कॉम्बिनेशन में आपको ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट दोनों का समझ में आ गया होगा। लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनमें एक क्वेश्चन आपको ऐसा देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको आइडेंटिकल सेल गिवन होंगी। तो आपको पता है क्या है, उसमें डायरेक्टली याद रखना है कि सीरीज के केस में आप NE हो जाता है ई इक्विवेलेंट जब निकालते हो, और पैरेलल के केस में ई इक्विवेलेंट जब निकालते हो तो सिंपल ई रहता है। मान लो मैं एग्जांपल देती हूँ, आपके पास 4 सेल है और चारों की EMF है E, ठीक है। तो सीरीज के केस में ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो आप वो एक एक को ऐड करके नहीं दिखाओगे, आप डायरेक्टली बोल सकते हो NE हो जाएगा, यानी कि N की वैल्यू जितनी होगी, मान लो 4 थी तो 4E हो जाएगी, ठीक है। और पैरेलल के केस में सिंपल E रहने वाला है। अगर आपको एक चीज़ कंफर्म करनी है तो इनमें रख के चेक भी कर सकते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन अगर आपको मान लो 3 या 4 मार्क्स का हुआ तो आपको उसमें पूरा प्रॉपर दिखाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप 1 मार्क्स का कोई MCQ वगैरह हुआ तो उसमें डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो इन्हें। इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप PYQs में भी देखोगे कि इस टाइप का क्वेश्चन है। हम फाइनली बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चंस देखने वाले हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ जो सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक बोर्ड में, वो ज़्यादातर ग्राफ बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड या फिर फॉर्मूला बेस्ड, इन 3 टाइप के पैटर्न वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूला बेस्ड देखेंगे एंड न्यूमेरिकल बेस्ड देखेंगे, उसके बाद ग्राफ वाले देखेंगे, एंड लास्ट में जाके हम लॉजिकल क्वेश्चन होंगे उनको कवर करेंगे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। इसमें बोला है सेल है जिसकी EMF दे रखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है जो सेल से ड्रॉ हो रहा है। अब आपको बताना है कि इन तीनों का टर्मिनल वोल्टेज V के साथ क्या रिलेशन होता है। मींस फॉर्मूला बताना है जिसमें V इंक्लूड हो, E, R एंड I ये भी आ रहे हो उस फॉर्मूले के अंदर। तो इस टाइप का ऐसा कौन सा फॉर्मूला हमने पढ़ा है, हमें पता है V इक्वल्स टू E माइनस आई आर होता है। क्लियर है। I इज द करंट एंड R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर I की वैल्यू कैपिटल I गिवन है, तो हम यहाँ पर कैपिटल I ले लेंगे। क्लियर है। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r था तो इसलिए स्मॉल r ले लिया। तो जो चीज़ें गिवन होंगी अकॉर्डिंगली हमें आंसर करना है, वरना 1 मार्क का क्वेश्चन है 0 मार्क मिलेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बोल रहा है कि हीटिंग एलिमेंट है जिसकी वोल्टेज दे रखी है एंड पावर दे रखी है। मुझे कैसे पता है पावर है? क्योंकि इसकी यूनिट देख के ही आप यूनिट देख सकते हो, W है, W मीन्स वोट, एंड वोट किसकी यूनिट होती है? पावर की। सो ये वैल्यू पावर की गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वोल्टेज है, ये पावर है, एंड आपको पूछा है करंट कितना ड्रॉन होगा बाय द एलिमेंट जब हम उसको 210 वोल्ट DC सोर्स से कनेक्ट करते हैं। तो हमें पता है, हमें गिवन है P एंड हमें गिवन है V। हमें पूछा है I की वैल्यू, तो P, V और I को मिला के हमें कौन सा फॉर्मूला पता है? हमें पता है P इक्वल्स टू VI होता है। इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, I की वैल्यू निकल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहे हैं आपके पास दो आइडेंटिकल सेल हैं, दोनों की EMF E दे रखा है। ये आइडेंटिकल सेल मैंने आपको जस्ट अभी कराया, तो आपको पता होगा उसका कंसेप्ट सीरीज एंड पैरेलल में कैसा रहता है। तो यहाँ पे दो आइडेंटिकल सेल हैं, दोनों की EMF E दे रखे हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है इस बार, पैरेलल में कनेक्ट है, एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा रखा है। आपको पूछे कितना करंट आएगा इस रेजिस्टेंस के थ्रू। हमारे पास दो सेल थी, दोनों की EMF है E, ठीक है, एक की E, दूसरे वाले के लिए E। हमें पता है कि दो सेल गिवन थी और दोनों आइडेंटिकल थी और दोनों की EMF E थी, और ये जो दोनों सेल हैं इनको पैरेलल में कनेक्ट कर रखा था। तो पैरेलल में जब हम कनेक्ट करते हैं तो E इक्विवेलेंट उसकी वैल्यू क्या आती है? मैंने आपको बताया था उसकी वैल्यू E आती है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन है तो हम डायरेक्टली E लिख सकते हैं, ठीक है। आपको पूछा है I कितना आएगा, तो V इक्वल्स टू होता है IR। V की जगह आ गया E इक्विवेलेंट से, एंड I की वैल्यू हमें निकालने है। R हमारा सिंपल एक R होगा, क्योंकि जो इंटरनल रेजिस्टेंसेस थे इन दो आइडेंटिकल सेल्स के वो तो नेग्लिजिबल थे, उन्हें तो लिखो या मत लिखो उनसे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो हमने सिंपल कैपिटल R लिखा है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमने बाहर से लगाया है। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? E/R। दैट्स इट। ये आपका आंसर है फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा है एंड इसको अच्छे से प्रॉपर्ली समझना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें बोला गया है एक सेल है जिसकी EMF दे रखी है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है, एंड ये जो सेल है इससे दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस आपके कनेक्टेड है, एक R1 एक R2। आगे इसमें बोला गया है कि जो करंट है इस सर्किट में से, जिसके अंदर एक सेल है एंड दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस लगाया गया है, इस सर्किट में से करंट को 4 डिफरेंट सिचुएशंस के लिए मेजर किया गया है। पहली सिचुएशन थी जिसमें हमने कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाया, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस था। सेकेंड सिचुएशन थी जिसमें हमने सिर्फ एक रेजिस्टेंस लगाया R1। फिर उसके बाद थर्ड सिचुएशन में हमने R1 एंड R2 इन दोनों को लगा दिया, लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में। एंड फोर्थ सिचुएशन में हमने इन दोनों को लगाया लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया। करंट मेजर की गई इन चारों सिचुएशंस में वो ये 4 वैल्यूज़ आई, बट ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सिचुएशन दी गई है उससे उस ऑर्डर की ये वैल्यूज़ नहीं है। आपको आइडेंटिफाई करना है इनका एग्जैक्ट ऑर्डर क्या रहेगा। मींस फर्स्ट सिचुएशन के लिए इनमें से कौन सी वैल्यू रहेगी, सेकंड सिचुएशन के लिए इनमें से कौन सी वैल्यू रहेगी। इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सिचुएशन के लिए कौन सी वाली वैल्यू रहने वाली है। क्वेश्चन आपको क्लियर है? अब देखते हैं आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन से वाले सिचुएशन के लिए कौन सी वैल्यू रहने वाली है। ओके, तो ये इस 4 सिचुएशन थी जो मैंने पहले लिख ली है। अब देखो एक एक करके देखते हैं। अगर किसी सर्किट में सेल हो तो उस सिचुएशन में हम करंट कैसे निकालते हैं उस सर्किट का, तो वो निकालते हैं I इक्वल्स टू, देखो V इक्वल्स टू IR होता है। V की जगह जाता है EMF, R की जगह जाता है 2R, यानी कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब देखो अगर एक रेजिस्टेंस है एक्सटर्नली तो एक लेंगे, 2 होंगे तो 2 ले लेंगे, ठीक है। अभी के लिए जब हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट पढ़े थे तो हमने उस टाइम पर एक रेजिस्टेंस लिया था, इसलिए R प्लस स्मॉल r इज योर इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो फर्स्ट सिचुएशन में आपके पास कोई सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस है, बाकी रेजिस्टेंसेज नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा। तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग I की वैल्यू हो जाएगी E/r, ये हो जाएगी। सेकेंड सिचुएशन के लिए देखते हैं उसमें क्या रहने वाला है। अब सेकेंड सिचुएशन के लिए आपके पास जो I की वैल्यू होने वाली है दैट इज E/r इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस R1। क्लियर है? एंड जब हम थर्ड की बात करते हैं तो उस केस में I इक्वल्स टू E/r प्लस, अब देखो जो दो रेजिस्टेंसेस थे R1 और R2 उनको हमें सीरीज में रखना था। तो सीरीज के केस में हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आता है, अगर दो रेजिस्टेंस को हम सीरीज में रखते हैं तो उस केस में आता है R1 प्लस R2। तो मैंने इसको ब्रैकेट में इसलिए लिखा है ताकि इनका इक्विवेलेंट निकल जाए एंड उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम इसमें ऐड कर दें ताकि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाए। क्लियर है? अब देखो फोर्थ वाला है I इक्वल्स टू E/r प्लस, पैरेलल में कैसे होता है देखो, अगर मान लो दो आपके पास रेजिस्टेंसेस पैरेलल में R1 प्लस 1/r2 तो हमारे पास होता है R1 प्लस R2/r1r2 एंड यहाँ से R ऑफ P आ जाएगा R1r2/r1 प्लस R2, ठीक है। यहाँ पे 1/r ऑफ P है। अब इसको मैंने क्या किया है, फ्लिप कर दिया है।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई ये, तो हम इसे इस वाली वैल्यू को, ये जो RP की वैल्यू है, ये डायरेक्टली यहाँ लिख लेते हैं। तो देखिए R1 R2 बाय R1 प्लस R2। अब देखो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर देखो मेरी जो 4 वैल्यूज़ थी वो कौन कौन सी थी, ये वो 4 वैल्यूज़ थी जो करंट की हमें गिवन थी, ठीक है। अब देखो एक एक करके देखते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी सबसे बड़ी वाली वैल्यू किसकी है, सबसे छोटी वाली वैल्यू किसकी है। तो एक सिंपल लॉजिक से आप पता कर सकते हो। कैसे? V इक्वल्स टू IR होता है, ठीक है, एंड I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V बाय R। तो यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी छोटी होगी उतनी डिवाइड होने के बाद I की वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। यानी कि अगर हमें I की सबसे बड़ी वैल्यू करनी है तो उस केस में R को सबसे छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। और वाइसा वर्सा मीन्स अगर आपको R की वैल्यू बढ़ा कर देते हो तो I की वैल्यू छोटी हो जाएगी अल्टीमेटली। तो मान लो मैं 1 को 100 से डिवाइड करूँ तो आंसर पॉइंट बाय डिनोमिनेटर बड़ा होने से अल्टीमेटली वैल्यू आपकी छोटी आ रही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 2 बाय 0.5 कर दूँ तो आंसर इस बार क्या आने वाला है, बड़ा। क्यों? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर छोटा है। समझ रहे हो ना तो कंसेप्ट आप। तो इसीलिए I की वैल्यू बड़ा होने के लिए R हमें देखना पड़ेगा किस में R सबसे छोटा है, किस में R सबसे बड़ा है। तो R कंपेयर करना है हमें हर किसी में। अब आप देखो यहाँ पर सिंपल स्मॉल r है, और जो स्मॉल r की वैल्यू होती है ना, ये वाला जो रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल प्रोवाइड करता है, ये सबसे छोटा होता है, बहुत छोटी वैल्यू होती है ये। तो यानी कि इतना तो कंफर्म हो गया कि 4 में से ये वाली की I की वैल्यू सबसे ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस है और इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कुछ लगा नहीं है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो वैसे ही छोटा होता है, तो यानी कि I की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी इसमें, ठीक है। अब बचते हैं ये 3 केसेस। अब इन 3 केसेस में आपको कैसे पता लगाओगे कि कौन सी की वैल्यू छोटी रहेगी, कौन सी की बड़ी रहेगी। तो एक छोटे से एग्जांपल के साथ से समझते हैं। देखो कंसिडर करो एक R1 है, ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। R1 है जिसकी वैल्यू 1 ओम, एक R2 है जिसकी वैल्यू मान लो 2 ओम, ठीक है। अब देखो एक बार इन दोनों रेजिस्टेंसेस को सीरीज में रख के देखते हैं, एक बार इनको पैरेलल में रख के देखते हैं। जब हम सीरीज में रखते हैं, R ऑफ S मीन्स रेजिस्टेंस को सीरीज में रख रहे हैं, तो आंसर आता है 1 + 2 = 3 ओम। और जब इन्हीं को ही पैरेलल में रखेंगे तो देखो R1 R2 बाय R1 + R2, यानी कि 1 × 2 = 2 बाय 1 + 2 = 3। तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 0.6 समथिंग आएगा। तो अब देखो इन तीनों को कंपेयर करो, इस R1 को, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। सबसे छोटी वैल्यू किसकी दिख रही है आपको, रेजिस्टेंस की। सबसे छोटी दिख रही होगी आपको पैरेलल वाले की, फिर उसके बाद आपको दिख रही होगी सिंपल एक R1 रेजिस्टेंस की, एंड फिर आपको दिख रही होगी सीरीज की। तो बस एक आपको पता ही है, ये फर्स्ट वाले केस का तो आपको क्लियर हो ही गया था। तो यानी कि इसमें तो R की वैल्यू सबसे छोटी है, तो इसमें तो आपको फर्स्ट केस में तो आपको पता चल ही गया था कि इसमें सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसलिए I की वैल्यू सबसे बड़ी इसमें ही आने वाली है। तो इसमें से इन 4 वैल्यू में से सबसे बड़ी I की वैल्यू कौन सी है, 4.2। तो यानी कि फर्स्ट केस के लिए 4.2 एम्पियर होने वाला है करंट, ठीक है। अब ये बाकी जो 3 बचते हैं ना, देखो ये तो हमारा डन हो चुका है, इसे कैंसिल कर देते हैं। अब ये जो 3 बचे, इनमें से देखो R पैरेलल के लिए सेकंड नंबर पे वैल्यू आएगी करंट की, यानी कि 4.2 के बाद इससे जस्ट छोटा कौन सा वाला है, 1.4। यानी कि R पैरेलल वाला जो केस होगा ना, सिचुएशन होगी, उसमें आंसर आने वाला है 1.4 एम्पियर। और जब हम R1 की बात करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस R1, तो उस केस में 1.05 एम्पियर होने वाला है, 1.05 एम्पियर। और जब हम R को सीरीज में रखते हैं तो उस केस में सबसे छोटा करंट की वैल्यू आने वाला है, दैट इज 0.42 एम्पियर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इनको कैसे कंपेयर किया है, क्या लॉजिकली हमने सोचा। इसका मतलब आपको अभी ये वाला जो कंपैरिजन है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी कुछ रेजिस्टेंसेस को सीरीज में रखते हैं, पैरेलल में रखते हैं, या फिर उनमें से किसी एक इंडिविजुअल को लेकर चलते हैं, तो इन तीनों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस सबसे छोटा आएगा, एंड फिर इंडिविजुअल वाले का आएगा, एंड सीरीज वाले का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है ऑलवेज। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अगर हम 1 ओम रेजिस्टेंस में हमें 1 एम्पियर करंट मिल रहा है, तो 5 एम्पियर करंट हमें कितने रेजिस्टेंस में मिलेगा। और रेजिस्टेंस भी हम इस बार शंट वाला लगा रहे हैं, शंट रेजिस्टेंस। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो शंट रेजिस्टेंस होते हैं वो दूसरे किसी भी सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस होगा उसके साथ वो पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसे कैसे करोगे आप।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन थी कि हमें रेजिस्टेंस दे रखा था कि 1 ओम रेजिस्टेंस में 1 एम्पियर करंट मिल रहा है। आपको पूछा है शंट रेजिस्टेंस अगर इस बार लगा देते हैं और हमें करंट चाहिए इतना, तो इस शंट रेजिस्टेंस की कितनी वैल्यू होगी। तो हम कंसिडर कर रहे हैं कि शंट रेजिस्टेंस हमने x मान लिया, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो शंट रेजिस्टेंस होता है वो सर्किट में दूसरे जो भी रेजिस्टेंसेज होंगे उनके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में हमें पता है जो अगर हम इक्विवेलेंट निकालते हैं रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, ठीक है, तो वो कैसे निकलता है R1 R2 बाय R1 प्लस R2। ये पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है ना, आपको भी करके दिखाया था लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो R1 मान लेते हैं, ये जो R की वैल्यू है, एंड R2 मान लेते हैं शंट रेजिस्टेंस को। तो जब अगर इसमें रखते हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 1 इंटू एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगी। दैट मीन x बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल या फिर इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है। अभी तो कॉम्बिनेशन हमें पता चल चुका है, इतना आ गया। देखो ये जो हमें दे रखा था रेजिस्टेंस एंड करंट, इनकी हेल्प से हम V निकाल सकते हैं, वोल्टेज V इक्वल्स टू IR होता है। तो V की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 1 इंटू 1, दैट मीन 1 वोल्ट। तो ठीक है, V की वैल्यू हमारे पास 1 वोल्ट आ चुकी है। वोल्टेज तो सेम ही है, ठीक है, और ये शंट रेजिस्टेंस लगने के बाद रेजिस्टेंस हमारा ये आ रहा है। तो वापस से V इक्वल्स टू IR अगर हम लगाते हैं तो V की वैल्यू तो है 1, I की वैल्यू इस बार हमें कितनी चाहिए, इस बार हमें 5 एम्पियर चाहिए। तो I की जगह हो गया 5 एंड रेजिस्टेंस इज x बाय 1 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसे सारे रिजोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस एक्स दैट इज इक्वल्स टू 5x, 1 इक्वल्स टू 4x एंड x की वैल्यू आ जाएगी 0.25। और ये x क्या था, रेजिस्टेंस था। दैट मीन ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 0.25 ओम। तो आपको पता चल गया यूनिट कैसे लगानी है, ये क्योंकि रेजिस्टेंस था इसलिए ओम। अब इसके सेकेंड पार्ट में कंबाइंड रेजिस्टेंस पूछा है इस अमीटर वाले रेजिस्टेंस का, एंड ये जो हमने भी शंट रेजिस्टेंस निकाला है इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस चाहिए हमें। मैंने आपको बताया था शंट रेजिस्टेंस हमेशा दूसरे रेजिस्टेंस के साथ हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता है। तो यानी कि सेकंड केस के लिए हमें कंबाइंड निकालना था, मींस आर इक्विवेलेंट निकालना एक तरीके से, तो यानी आर इन पैरेलल, पैरेलल वाला ही क्यों यूज़ कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया। तो वो हो जाएगा 1 बाय अमीटर वाला रेजिस्टेंस प्लस 1 बाय शंट रेजिस्टेंस। अब देखो आर ए की वैल्यू कितनी है 1 एंड आर एस की वैल्यू कितनी निकाली हमने 0.25। अब इनको जब हम पूरा कंबाइंड सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.2 ओम। ओम क्यों बोला मैंने, या 1 बाय है ओम इसलिए क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक कंबाइंड रेजिस्टेंस आ चुका है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है 10 वोल्टेज है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका ऑलमोस्ट निग्लिजिबल है, एंड इसको 200 वोल्ट की बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है, एंड उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 38 ओम। आपको फाइंड करना है करंट की वैल्यू। अब देखो ये जो 10 वोल्ट है ना, ये सेल के अंदर पोटेंशियल का ड्रॉप आया है, ठीक है, इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से ये पोटेंशियल ड्रॉप है एक तरीके। तो यानी कि जो टर्मिनल वोल्टेज होगी, टर्मिनल पोटेंशियल होगा, वो कितना हो जाएगा, जब हम 200 वोल्टेज जो ईएमएफ हम दे रहे थे उसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें टर्मिनल मिल जाएगी। क्लियर है। एंड रेजिस्टेंस हमें दे रखा है तो हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो वी की वैल्यू हो जाएगी 200 माइनस 10, तो ये हो जाएगी आपकी 190 वोल्ट्स वी की वैल्यू। आर की वैल्यू आपके पास 38 ओम गिवन है, आपको पूछा है आई की वैल्यू कितनी होगी। अब जो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू नेग्लिजिबल बोल रखी है, तो आप इसको लो या ना लो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपकी जो करंट की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, वी बाय आर। वी की वैल्यू यहाँ पे क्या है 190 एंड आर की वैल्यू है 38। इसे पूरा रिजोल्व करो, ओके इसे पूरा रिजोल्व करोगे तो आपके पास 5 आएगा। दैट मीन आई की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। बहुत ईजी था। अभी जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये पूछ रहा है कि ईएमएफ हमेशा टर्मिनल वोल्टेज से बड़ी क्यों होती है। तो इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसमें आपको ना ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये, तो जितने भी ग्राफ वाले क्वेश्चन होंगे वो हम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करने के बाद करेंगे। तो ये जो 10th क्वेश्चन है ये किरचॉफ्स रूल वाला है, इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो इस वाली वीडियो के जस्ट बाद वाली जो वीडियो आएगी वो किरचॉफ्स लॉ। तो इस क्वेश्चन को अभी हम स्किप कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जो 11th क्वेश्चन है ना ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो हमने अभी किया है, बस इसमें वैल्यू चेंज हुई है। ठीक है। अ मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 0.80 जो हमने क्वेश्चन नंबर 5th किया था, विच इज दिस।
एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन। ये जो 12 क्वेश्चन है ये थोड़ा सा लॉजिकल है, एंड लॉजिकल क्वेश्चंस हम ग्राफ वाले क्वेश्चन करेंगे उसके बाद करेंगे लास्ट में जाके। तो अभी पहले न्यूमेरिकल वाले देखते हैं। वापस आपका 13 क्वेश्चन भी ग्राफ से रिलेटेड है, इसे भी छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है दो सेल हैं, दोनों की ईएमएफ की वैल्यू दे रखी है और दोनों ही सेल के इंटरनल रेजिस्टेंसेस की वैल्यू दे रखी है, और ये जो दोनों सेल हैं ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन बना रही है। आपको पूछा है ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट सेल क्या आएगा। तो आपको एक फॉर्मूला मैंने बताया था, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इक्विवेलेंट ईएमएफ कैसे निकालते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में बता चुकी हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। देखो फॉर्मूले क्या होते थे जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन तो जब हम सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में रखते थे तो ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले नीचे R1 + R2 डाल दो एंड ऊपर इनका प्रोडक्ट कर दो, एंड यहाँ पर E1 + E2, और E1 के साथ आ जाएगा R2 का प्रोडक्ट और E2 के साथ आएगा R1 का प्रोडक्ट, उल्टा उल्टा। इन सब की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, इनमें सब्स्टिट्यूट करो, ई इक्विवेलेंट आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा, दैट्स इट। यही आपको निकालना है, ठीक है, वैल्यू पुट करके निकाल लेना। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये जो अभी लास्ट क्वेश्चन किया था हमने पिछले पेज वाला, उसके जैसा ही है। इसमें देखो अभी जो 16 क्वेश्चन है ना, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है ये ग्राफ वाले हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेल दे रखे, ईएमएफ दे रखा है सेल का, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा है सेल का, एंड एक लोड रेजिस्टर लगा रखा है, वेरिएबल लोड रेजिस्टर आर। आपको पहले ग्राफ प्लॉट करना है, फर्स्ट वी एंड आर के बीच में, वी और आई के बीच में, और फिर आपको फाइंड करना है कि अगर आर की वैल्यू 4 ओम है तो करंट आ रहा है इतना, और फिर सेकेंड सिचुएशन बोलिए अगर आर को इंक्रीज़ कर देते हैं 9 ओम से तो करंट आपका 0.5 रिड्यूस होकर 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो आपको पूछा ईएमएफ ई एंड आर की वैल्यू क्या होगी। जैसे दो सिचुएशन दी हैं, इनको यूज़ करके हमें ई एंड आर की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन था कि जिसमें सिचुएशन दे रखी थी अगर आर की वैल्यू 4 ओम है तो करंट 1 एम्पियर है, अगर इस आर को बढ़ा के 9 ओम कर दिया तो करंट की वैल्यू अब इतनी आ रही है। अब आपको पूछा है ई एंड आर की वैल्यू निकालो। अब ई एंड आर की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो हमें एक रिलेशन पता है, V = E - IR होता है, ठीक है। अब ये तो चलो ठीक है पता है आपको, लेकिन ई एंड आर तो हमें पता नहीं है, तो हमें फाइंड करना है। क्या हम V निकाल सकते हैं गिवन डेटा के अकॉर्डिंग? हम निकाल सकते हैं। कैसे? हमें पता है ओम्स लॉ से V = IR होता है, एंड I एंड R की वैल्यू दोनों केसेस में गिवन है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों से V की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो फर्स्ट सिचुएशन से निकालते हैं, फर्स्ट सिचुएशन के लिए करके दिखा देती हूँ। अब आप देख सकते हो कि हमें पता है V = IR होता है, तो फर्स्ट सिचुएशन में R एंड I की वैल्यू जो दे रखी थी उस बेसिस पर V की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट्स, एंड सेकेंड वाली जो वैल्यूज़ हैं R एंड I की, उनको देखते हुए V की वैल्यू आई है 4.5 वोल्ट्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे वो वैल्यूज़। तो V = E - IR होता है, फर्स्ट सिचुएशन में V की वैल्यू है 4 एंड I की वैल्यू है 1, तो इसको रखने से फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखो ऐसे ही सेकंड सिचुएशन के लिए V की वैल्यू 4.5, I की वैल्यू 0.5, तो ऐसे ही सेकंड इक्वेशन बन गई है। अब इन दोनों को नॉर्मल सोल्व कर लेंगे जो हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है, वहाँ से हम पूरा सोल्व करेंगे। R की वैल्यू 1 ओम आ गई, E की वैल्यू 5 वोल्ट्स आ गई। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो आइडेंटिकल सेल्स हैं जिनकी ईएमएफ है 1.5 वोल्ट दोनों की। इन दोनों सेल को हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाला हुआ है। इन दोनों सेल को जिस सर्किट में हमने रखा है उस सर्किट में दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, और दोनों रेजिस्टेंसेस की वैल्यू 7 ओम है, और ये जो दोनों रेजिस्टेंसेस हैं ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा रखे हैं, ठीक है। अब आपको ना इसमें टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ 1.4 वोल्ट, एंड आपको पूछा है इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की दोनों सेल्स के लिए क्या होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालनी है। इस वाले क्वेश्चन के लिए ये आपका डायग्राम है, जिसमें देखो दो आपके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगा रखे थे वो पैरेलल में है, दो सेल आपकी पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों सेल के लिए R हमने इंटरनल रेजिस्टेंस कंसिडर कर रखा है, और वोल्टेज और जो टर्मिनल पोटेंशियल है इसकी वैल्यू आपको दे रखी है। तो आपको इस R की वैल्यू फाइंड करनी है।